हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। पीसीएस 2026 और आरओ 2026 की तैयारी के लिए जुट गए होंगे। उसके लिए हमारा संकल्प 1.0 बैच चल रहा है। संकल्प 1.0 प्रीलिम बैच है ये। तो इसमें आपको पीसीएस और आरओ 2026 के लिए प्रीलिम्स के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि आपका एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो सके। तो उसके लिए हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। मिनिमम फीस में आपको ये सारे बैच उपलब्ध रहेंगे। वैदिक सभ्यता इसमें देखेंगे, और इन सब बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आप इन बैच को परचेज कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका टास्क 3 है। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो आपके पीसीएस और आरओ परीक्षा में मोस्ट रेलिवेंट रहेंगे। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। हम वैदिक सभ्यता की क्वेश्चन करेंगे आज। तो व्राजपति को चरागाह का प्रधान कहा जाता था, और ग्रामणी को परिवार का प्रधान कहा जाता था। तो इसमें बताना है इन दोनों में से कौन से कथन सही हैं। तो व्राजपति को चरागाह का प्रधान कहा जाता है, ये ठीक है आपका। जो ग्रामणी है, ये ग्रामणी जो होता था, ये गांव का प्रधान होता था। तो ग्रामणी को गांव ग्राम का प्रधान कहते थे। ठीक है, ग्राम का प्रधान। परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? जैसे जो परिवार का प्रधान होता था उसको कहा जाता था कुलपा। कुलपा, ठीक है, परिवार के प्रधान को कहते थे कुलपा। तो यहां पर केवल एक राइट होगा, ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फिर से आपको बताना है, उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। तो आपको इनमें से बताना है कौन से कथन सही है। तो उपनिषदों में नीति कथाएं भी वर्णित हैं, तो पहला वाला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो केवल दो यहाँ पे सही होगा, पहला वाला आपका गलत हो गया, बी पार्ट करेक्ट हो गया। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम पुनर्जन्म का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। और लौ का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में लोहे का वर्णन दिया गया है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में आपको विचार करना है। इस काल में परिवार में केवल माता पिता और पुत्र को सम्मिलित किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस काल में विश्व शब्द कबीले के अर्थ में प्रयुक्त होता था। इनमें बताना है कौन से कथन सही है। तो इसमें देखो, इस काल में परिवार में केवल, जहां पर केवल आ जाए तो समझ लो उसमें सेंटेंस में कुछ एरर है, गलती है। यहाँ पर माता पिता पुत्र दास और अन्य परिवार के जो मेंबर होते थे उनको भी सम्मिलित किया जाता था। तो ये पहला वाला तो आपका गलत हो गया। और कबीले, जो विश्व शब्द है कबीले के लिए प्रयुक्त होता था, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर केवल दो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, एक सेकेंड, ये तो दोबारा रिपीट हो गया। दूसरा 5वां नंबर है ये। वैदिक जो संस्कृति है, इसमें आपका बताना है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको पढ़ करके और इनमें सही कथन आपको छांटना है। इस काल में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया था, वह स्थायी सेना रखने लगा था। पहला स्टेटमेंट हो गया ये बात हो रही है उत्तर वैदिक संस्कृति की, ना कि वैदिक। वैदिक के बाद में देखो, वैदिक संस्कृति दो टाइप की है, एक पूर्व वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ठीक, तो इनमें आपको ध्यान रखना है। इस काल में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया था और वह स्थायी सेना रखने लगा था। तो उत्तर वैदिक संस्कृति या जो सभ्यता थी उसमें राजा वंशानुगत हो गया था। ठीक है, वंशानुगत हो गया था, और उसका जो राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था। और इसमें कोई स्थायी सेना का प्रोविजन नहीं दिया गया है। ये लोग कबीले जो होते थे उनके जवानों को भर्ती करते थे और फिर उन्हीं से सेना का काम लेते थे। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया यहाँ पे। इस काल में सभा और समिति का महत्व बना रहा। तो ये सभा और समिति, ये आपकी ऋग्वैदिक काल की बातें हैं। तो यहाँ पर इनका महत्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। तो ना तो एक ही सही है और ना ही दो, डी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, छठवां देखेंगे, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में विचार करना है। गोप शब्द ग्वाला के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जो गोप शब्द होता था वो ग्वाला के लिए, और गोमत जो शब्द है वो भैंस के लिए प्रयुक्त होता था। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही, यानी कौन से कथन सही है। देखो, गोप शब्द का प्रयोग होता था धनवान व्यक्ति के लिए। धनवान व्यक्ति के लिए गोप का प्रयोग करते थे। गोमत का जो प्रयोग करते थे वह धनवान व्यक्ति के लिए। और जो गोप शब्द आया है, गोप का मतलब होता था राजा। गोप शब्द का मतलब है राजा से। ठीक है, और यहाँ पर एक दिया गया है भैंस।
तो ये आपका ग्वाल, ग्वाल होता था, ग्वाल, ये भैंस के लिए प्रयुक्त होता था। तो ये 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। गोप, गोप शब्द जो गोमत शब्द होता था वो धनवान के लिए, गोप शब्द राजा के लिए और ग्वाल शब्द भैंस के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, यानी ना तो एक और ना ही दो, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 7वां, उत्तर वैदिक संस्कृति के संदर्भ में विचार करना है आपको। कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत बन गई थी, कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत बन गई थी, ठीक है ये। और महिलाओं को सभा में बैठने की अनुमति थी। तो उत्तर वैदिक संस्कृति में महिलाओं को सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, महिलाएं सभा में नहीं जा सकती थी। तो केवल एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुरु आर्य दो कबीले, यानी जो कुरु थे वो 2 आर्य कबीलों में का सम्मिलित रूप था, और उत्तर वैदिक काल के लोग पक्की ईंटों के प्रयोग से भली भांति परिचित थे। आपको बताना है कौन से कथन इसमें सही है। तो कुरु जो थे वो 2 आर्य कबीलों का सम्मिलित रूप था, ये ठीक है। और उत्तर वैदिक काल के लोग पक्की ईंटों का नहीं, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, ठीक है, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। और हड़प्पा के बाद में जब उत्तर वैदिक काल होता है तो वहां पे उत्तर वैदिक कालीन जब खुदाई होती है तो ये आपकी हस्तिनापुर में कच्ची ईंटें पाई गई हैं, ठीक है, कच्ची ईंटों का प्रयोग वहां पे मिला है। तो इससे जाहिर होता है कि उत्तर वैदिक काल के लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, ना कि पक्की ईंटों का। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो केवल एक राइट होगा। उपनिषदों के संदर्भ में विचार करना है। इसमें कर्म, ब्रह्म और आत्मा के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इसमें कर्म, ब्रह्म और आत्मा के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, ठीक है ये। और शंकराचार्य एवं रामानुज के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल स्रोत उपनिषद ही है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट होगा। फिर आगे इसमें है, लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? तो वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू को यह राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ में, और हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप अवश्य ज्वाइन करेंगे। संकल्प 1.0 ये आपका आरओ और पीसीएस 2026 के लिए प्रीलिम का बहुत अच्छा बैच है, इसमें आप ज्वाइन करेंगे। इसमें पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज और कुछ सारा कुछ इसमें अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो ये लेक्चर हो रहा है इनकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर से प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध रहेंगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है। अगर आप बैच नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। इसके अलावा इलाहाबाद का आरओ का बैच है, द्रोणाचार्य 1.0 HC आरओ का बैच हमने करा रहे हैं, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इलाहाबाद आरओ की तैयारी करनी है। तो उसमें आपको क्विज कराई जाएगी, टेलीग्राम क्विज। अभी वहां पर क्विज नहीं हो रही है, तो उसमें जल्दी से दोबारा क्विज स्टार्ट होगी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।